नमस्कार, 9 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित चौधरी भी मौजूद रहेंगे बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। भोपाल में रेड में 40 किलो चांदी मिली है। एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ के घर पर छापा पड़ा और लोकायुक्त के छापे में 40 किलो चांदी बरामद हुई है। बड़ी बरामदगी हुई है। घर के अंदर जमीन में दबाई गई थी चांदी, 40 किलो चांदी। कल आईटी रेड में 52 किलो सोना भी बरामद हुआ था। लगातार आईटी की रेड जारी है। लावारिस कार में 10 करोड़ सोना भी मिल चुका था। सौरभ के करीबी चंदन सिंह की कार से बरामद हुआ था सोना। कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश भी मिला था। तो कैश की भी बरामदगी हुई है, सोने चांदी की भी बरामदगी हुई है। एक बड़ी छापेमारी की कार्रवाई के दौरान भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। 52 किलो सोना मिला, 10 करोड़ कैश भी मिल चुका था और कार से 52 किलो सोना मिला। आपको आइए तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए 52 किलो सोना। सोने कि ये जो ब्रिक्स आपको नजर आ रही हैं, इससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी बरामदगी है, कितनी बड़ी बरामदगी है आईटी की छापेमारी के दौरान। और ये 52 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसमें सोने के बिस्किट भी नजर आ रहे हैं। कैश भी बरामद हुआ है, कार से कैश भी बरामद हुआ था। लेकिन ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं। जमीन के अंदर दबा के रखा गया था कैश, 52 किलो सोना जो कि कार से जिसकी बरामदगी हुई थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है जब लोकायुक्त का छापा यहां पर पड़ा तो ये बड़ी बरामदगी हुई है। 52 किलो सोने की बड़ी बरामदगी हुई है। 10 करोड़ कैश भी मिल चुका है। तो नोटों के तो बंडल मिल ही रहे हैं, लेकिन सोने की भी, सोने के बिस्किट भी बरामद हो रहे हैं। इस तरह से ये देखिए गिने जा रहे हैं। इसकी कीमत का आकलन किया जा रहा है। जो यहाँ पर लोकायुक्त ने छापा मारा, जो पूरी टीम मौजूद थी, जो सोने के बिस्किट आप देख रहे हैं, ये इसका आकलन किया जा रहा है। ये एक बड़ी कार्रवाई रही, जो कि इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 7 साल की नौकरी में करोड़ों कमा लिए। न सिर्फ करोड़ों बल्कि चांदी की सिल्लियां भी बरामद हुई है। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सोना है तो दूसरी तरफ चांदी है और कैश की भी बरामदगी हुई है। ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं कि एक मामूली नौकरी होने के बाद भी इतना सोना चांदी कैसे आई। देखिए जमीन के अंदर गाड़ के रखा गया था, जब जमीन को हटाया गया और इस तरह से सोना चांदी बरामद किया गया है। लोकायुक्त की छापेमारी में एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, जहां पर सौरभ शर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है। कार में 52 किलो सोना मिला है, 10 करोड़ कैश भी मिला था। और शुभम गुप्ता और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल के घर पर जब शुभम छापा पड़ा तो जमीन के अंदर ये सब बरामदगी हुई। एक बहुत चौंकाती है ये कार्रवाई भी, और ये पता लगाती है कि कितना सोना चांदी घर पर छुपा के रखा हुआ था। देखिए निधि, जितना ज़मीन के अंदर सोना मिला, यानी जितना गहराई से पुलिस ने वहाँ पर खोदा है, उतनी ही गहरी जड़ें भी हैं इस पूरे मामले की। क्योंकि ये सिर्फ सौरभ शर्मा तक मामला सीमित नहीं है। सौरभ शर्मा आरटीओ का एक मामूली सा कांस्टेबल, जिससे नौकरी के 7-8 साल हुए हैं, जिसने कुछ ही समय पहले वीआरएस लिया और अपना 3 महीने का नोटिस भी पूरा नहीं किया, बल्कि 3 महीने की उसने सैलरी जमा की। तो ऐसे में जो जानकारी आई है कि चेक पोस्ट होते थे वहाँ पर, 20-25 चेक पोस्ट वो खुद देखता था। बड़े बड़े अधिकारी मंत्रियों से उसके संबंध बताए जा रहे हैं। जितने परिवहन मंत्री रहे सबके यहाँ उसका आना जाना था। हालांकि परिवहन जो पूर्व मंत्री रहे, उनका कहना है कि कोई भी हमारे घर पर आ जा सकता है, कोई भी हमसे तस्वीर खिंचा जा सकता है। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि 2 दिन पहले लोकायुक्त की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर चल रही थी। सौरभ शर्मा अपने परिवार के साथ दुबई में है, अपनी पत्नी का जन्मदिन मना रहे हैं। उनके घर से 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, 50 किलो से ज़्यादा चांदी मिलती है और भी चीज़ें मिल रही है उनके अलग अलग ठिकानों पर। दूसरी तरफ कल जो इनोवा क्रिस्टा कार में 52 किलो सोना, 10 करोड़ रुपए कैश मिला है, वो देखिए, वो चेतन सिंह गौड़ नाम के व्यक्ति की गाड़ी है, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। चेतन सिंह गौड़ के जब हमने तफ्तीश की तो ये भी सौरभ शर्मा के दोस्त थे। दोनों ग्वालियर के रहने वाले हैं। इनके 4 पेट्रोल पंप है। तो अभी तक तो ये 2 नाम सामने आए हैं। एक जो है वो बिजनेसमैन है और एक
आरटीओ का कांस्टेबल था। शुभम, आपका रुख करेंगे, आपके पास वापस आएंगे। लगातार शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको पहले 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आखिरकार हम इसे क्यों कह रहे हैं कि इतना बड़ा खुलासा हुआ है। 3 तस्वीरें। भोपाल में आईटी रेड हुई है, 52 किलो सोना बरामद हुआ है और 10 करोड़ रुपए के कैश भी बरामद किया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार देखिए किस तरीके से भोपाल में इतनी बड़ी रेड हुई है, जिसमें आईटी रेड के अंदर 52 किलो सोना बरामद किया गया है, 10 करोड़ रुपए कैश भी मिले और लगातार इसके बाद भी कई जगहों पर छापेमारी जारी है। आज भी एक जगह पे छापेमारी की गई और लगातार इन छापेमारियों में कई बड़ी, आप कह सकते हैं कि चीज़ें बरामद की जा रही हैं, कई बड़े कैश बरामद किए जा रहे हैं। आज भी कई किलो चांदी बरामद की गई है और लगातार इसको लेकर आईटी रेड जो है और इलाकों में भी सक्रिय होगी और लोगों से भी जांच करी। देखिए 3 तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आपने बताया कि सौरभ अभी भी बाहर है, वो अपनी पत्नी का जन्मदिन, क्या उससे कोई कांटेक्ट किया गया, कोई जानकारी दी अधिकारियों ने कि आखिरकार वो कब वापस आएंगे, इसके बारे में कब उनसे पूछताछ की जाएगी? देखिए 1-2 दिन में ही उनकी वापसी की बात है। हालांकि अब वो वापसी कैसे आएंगे, पुलिस से मिलेंगे, लोकायुक्त से मिलेंगे, क्योंकि ये तो अगर पहले ही आमतौर पर हमने सुमित यही देखा है कि कोई क्राइम करता है तो भागकर विदेश जाता है। अब ऑलरेडी यहाँ पर जो आरोपी है वो विदेश में ही है, तो वो भारत आता है, एजेंसियों के सामने पेश होता है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, देखने वाली बात होगी। मगर बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि 52 किलो सोना भोपाल के एक फार्म हाउस में रखा है और ये कोई जंगल वाली बात नहीं थी या कोई पुलिस ने वहां पर चेस किया हो। एक और जो चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जब पुलिस इस कार के पास पहुंची, सबसे पहले तो पुलिस को किसी ने सूचना दी कि यहाँ पर ऐसी कोई संदिग्ध गाड़ी है। पुलिस पहुंची तो पुलिस ने देखा कि अरे इसमें तो सोना दिखाई दे रहा है, तो पुलिस ने खुद कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया कि ये तो आपकी कार्रवाई बनती है, आपको यहाँ आना चाहिए। फिर इनकम विभाग की टीम आती है, गाड़ी का शीशा तोड़ती है, लॉक तोड़ती है और उसके बाद 52 किलो सोना निकलता है। उसके फोटो वीडियोस हम स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस को यह सुराग नहीं मिला है कि इतना पैसा कहां से आया, 52 किलो सोना किसका था। और ये वो एरिया है मेंडोरी का जहां पर सुमित कई बड़े आईएएस अधिकारियों के बड़े बड़े फार्म हाउस है, बड़े बड़े बंगले हैं और वहां पर एक गाड़ी आ जाती है P07 ग्वालियर की, चेतन सिंह गौड़ के नाम की। तो जांच का विषय तो है, देखना होगा कि इसमें और कितने बड़े नाम सामने आते हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, जो कि खुद भारत में नहीं है, वो दुबई में है, लेकिन उनके घर से इतना सोने की बरामदगी, इतना चांदी की बरामदगी, 40 किलो चांदी, 52 किलो सोना, 10 करोड़ कैश जब्त किया गया है। अब देखना होगा कि ये पता लगाने की कोशिश होती है कि आखिर ये जो पैसा है, ये जो सोर्स है, वो किसका है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, असम में जिहादी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। एक बांग्लादेशी समेत 8 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट ने सभी को 10 दिन की रिमांड में भेज भी दिया है। असम एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की, एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। खुलासा हुआ सभी आतंकी अलकायदा के अंसरुल्लाह बंगला टीम के मेंबर बताए जा रहे हैं। और अब आपको ये भी बताते हैं कि असम पुलिस ने ऑपरेशन प्रघात के तहत यह कार्रवाई की है। असम एसटीएफ ने 17 से 19 दिसंबर को असम, बंगाल, केरल में छापेमारी की थी। एक बांग्लादेशी समेत 8 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी अलकायदा के असनरुल्लाह बंगाल टीम के आतंकी है और चरमपंथ फैलाने और स्लीपर सेल बनाने के लिए इन आतंकियों को बड़ा मकसद था। इन लोगों की बंगाल के मुर्शिदाबाद और फालाकाट में भी मीटिंग होती रही थी। और इस टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद असम एसटीएफ के आईजी पार्थ सारथी महंत ने क्या कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। 8 arrested accused were produced before the court yesterday, and they have been remanded in 10 days police custody. We also seized 4 pen drives and other incriminating documents, which we are analyzing, and more importantly, we arrested a Bangladeshi national. We are looking into that aspect because we have a Bangladeshi national with us. And in fact, all follow-up actions are underway, and we will share the updates with you at an appropriate time without affecting the investigation of the case. और देखिए, जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से क्या क्या मिला है, आइए आपको ये बताते हैं डिटेल में जो जानकारी सामने आई है। आतंकी सोच वाली प्रचार सामग्री मिली है, बांग्लादेशी पहचान के दस्तावेज भी इनके पास से बरामद हुए हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य वाले 4 पेन ड्राइव भी मिले हैं, धार्मिक पुस्तकें भी इनके पास से जब्त की गई हैं। इस आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, गिरफ्त में ये आतंकी आ चुके हैं। जो आतंकी पकड़े गए हैं उनके नाम क्या क्या हैं आपको बताते हैं। साद रदी उर्फ
सब शेख, ये बांग्लादेश का रहने वाला आतंकी बताया जा रहा है। साथ ही इस गुट का पूरा सरगना भी यही बताया जा रहा है। इसके साथ ही मिनारुल शेख, अब्बास अली, नूर इस्लाम मंडल, अब्दुल करीम मंडल, मुजिबुर रहमान, हमीदुल इस्लाम, एनामुल हक की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये 8 आतंकियों की गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है और ये एक ऐसा आतंकी मॉड्यूल था जिसको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश थी, लेकिन उससे पहले ही भंडाफोड़ हो गया। बिल्कुल सनसनीखेज घटना हुई है जर्मनी में एक शख्स ने लोगों को कार से बेरहमी से कुचल दिया। क्रिसमस बाजार में लोगों पर कार चढ़ा दी गई। कार से कुचलकर 2 लोगों की मौत हो गई है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। 80 लोग इस कार हादसे में घायल हुए हैं। कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। आतंकी हमले का शक भी है और जांच में अब पुलिस इसी एंगल से जांच पड़ताल भी कर रही है। कार से कुचलकर 2 लोगों की जान जा चुकी है। और जर्मनी के मार्क्टेनबर्ग में एक क्रिसमस मार्केट में एक कार ने भीड़ को रौंद दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है और 80 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने 50 वर्षीय सऊदी अरब के एक डॉक्टर को गिरफ्तार भी किया, जो कार चला रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि कार सीधा बाजार में भीड़ की ओर बढ़ गई और जो टाउन हॉल के दिशा में थी और सीधा इलाके में घुस गई। और तस्वीरों के जरिए अब हम आपको बताएंगे, इस अटैक के समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि ये बहुत ही खतरनाक हमला था। क्रिसमस का बाजार था, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है खरीदारी करने के लिए। मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नज़र आ रही थी। तभी एक कार अचानक से आती है और लोगों को रौंदते हुए तेज़ी से निकल जाती है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है, लोग चिल्लाने लग जाते हैं, अपनी जान बचाने लग जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयानक तस्वीरें हैं। और हादसे के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश भी की। पुलिस ने पहले तो पूरे इलाके को सील कर दिया, फिर आरोपी शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जब हमलावर को पकड़ा गया तो वो भागने की कोशिश कर रहा था। कई पुलिसकर्मियों ने इस शख्स को काबू किया। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब आरोपी की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने पिस्टल तानकर आरोपी को काबू किया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने इस पूरे इलाके को पहले सील किया और फिर इस आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि इसको पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैसे जब इसको पकड़ा जा रहा था तो चारों तरफ से इस इलाके को सील कर दिया गया था। अब आप ये समझिए कि हादसा या फिर कहें ये अटैक कैसे हुआ है। जर्मनी का ये शहर है मैग्डेबर्ग, जहां ये हादसा हुआ है। क्रिसमस बाजार, क्रिसमस मार्केट में लगा हुआ था और तेज रफ्तार कार यहां पर अचानक से घुस गई। कार सवार लोगों को रौंदते हुए भाग गया। क्रिसमस मार्केट में फिर चीख पुकार मच गई और फिर हड़कंप मच गया। अफरा तफरी का आलम रहा। कार में सऊदी मूल का शख्स मौजूद था, जो जानकारी मिली है। घटनास्थल की तस्वीरें बेहद भयानक भी थी, डरा देने वाली थी। हमलावर की तलाश में पूरा इलाका सील भी किया गया, इवैक्यूएट भी किया गया और पुलिस ने भागते हुए शख्स की गिरफ्तारी भी की है। तो ये कार अटैक बड़ा था, 2 लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। अब आपको जर्मनी में हुए इस हादसे की जो कहानी निकलकर सामने आई है वो भी बताते हैं डिटेल में कि क्या कहानी निकलकर सामने आई है। देखिए, 2006 में सऊदी अरब से जर्मनी में ये शख्स आया था जिसने कार अटैक को अंजाम दिया। स्टेट सैक्सोनी एनहॉल्ट का रहने वाला बताया जा रहा है ये हमलावर। म्यूनिक लाइसेंस प्लेट वाली कार किराए पर इसने ली थी। इस कार अटैक के लिए काली BMW तेज स्पीड से भीड़ में अचानक से घुस गई और उसके बाद क्रिसमस मार्केट लगा हुआ था, कई लोग मौजूद थे। 400 मीटर तक इसने गाड़ी को दौड़ाया है, गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अटैक करीब शाम के 7 बजे के वक्त हुआ और आपको बता दें कि टेरर एंगल से क्या इसके टेरर लिंक है, इस एंगल से भी एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं। मनीष, ये कार अटैक के बारे में जो वहां की जांच एजेंसियां हैं, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो क्या कुछ कह रही है कि किस तरह का ये अटैक था? क्या ये लोन वुल्फ था, एक ही सिंगल व्यक्ति इसमें आरोपी है या फिर इसके टेरर लिंक भी हो सकते हैं?
देखिए, जांच के बाद अब ये लग रहा है कि ये हमला जो है वो अकेला उस व्यक्ति ने किया था, और सऊदी अरब के जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, पेशे से वो डॉक्टर था, अच्छी खासी प्रैक्टिस चलती थी। तो सोचिए, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी लोगों की जान बचाना, वो किस तरह से कार लेकर रौंदते हुए लोगों की जान ले रहा था। और उसका रीजन ये था कि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग करता था वो, और सऊदी अरब में भी वांटेड था। 2006 में जर्मनी आया था, तब से सऊदी अरब उसे अपने यहाँ एक्स्ट्राडिशन करके लाना चाहता था, लेकिन जर्मनी ने उसे पॉलिटिकल असाइलम दे रखी थी, और जर्मनी में रहता था। इजराइल अमेरिका का कट्टर समर्थक था, और मिडिल ईस्ट की पूरी राजनीति को लेकर लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए तमाम तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन अब ऐसे में आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से क्रिसमस के समय उसने सोचा कि जर्मनी में मौजूद लोगों को वो कार से कुचले? और जैसे हमारे यहाँ दिवाली में मार्केट में काफी भीड़ होती है, इस वक्त आपको यूरोप के तमाम शहरों में ऐसी भीड़ दिखाई देती है, और हम दिखाई रहे कि किस तरीके से उसने रौंदने की कोशिश की, और जिसमें काफी जाने गई है। बहुत 15 के करीब लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा सरकारी एजेंसियों का बयान है। जी, शुक्रिया मनीष आपका इस पूरे कार अटैक के बारे में बताने के लिए। जिस तरह से मनीष बता रहे हैं कि अब हर एंगल से जांच की, लेकिन जो पैटर्न रहा है पूर्व में भी जर्मनी में अटैक का, उस पैटर्न से भी आगे बढ़ रही है जांच। और अब कैमरे में कैद हुई वो तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पहली तस्वीर नागौर की है, जहां एक बोलेरो कैंपर अनियंत्रित होकर पलट गई। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। दूसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां एक कार चालक ने फिल्मी स्टाइल में स्कूटी को घसीट दिया। तीसरी तस्वीर फिरोजपुर की है, जहां बाइक सवार नकाबपोश चोरों ने महिला का पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन महिला ने पर्स नहीं छोड़ा। ये तीनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आपको पता लगेगा कि अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। जी हाँ, नागौर की घटना है। नागौर का जो बीकानेर रोड है, वहां पर गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो कैंपर पलट गई। गाड़ी 7 के साथ पलटते हुए एक दीवार से जा टकराई। कैंपर गाड़ी में सवार 3 लोग सुरक्षित हैं, उन्हें मामूली सी चोटें आई हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिसने भी तस्वीरें देखी हैं वो वाकई हैरान रह गया, और भयानक तस्वीरें हैं ये। बेकाबू इस तरह कैसे गाड़ी टकराई है दीवार से और फिर पलट जाती है। ये पूरी तस्वीर, पूरी घटना, पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। 7 बार कुल मिलाकर ये कार जो है वो पलटी है। और वहीं उदयपुर में एक कार सवार स्कूटी को घसीटकर दूर तक ले जाया गया। बाद में उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर फरार हो गए लोग। हुआ कुछ यूं कि कार सवार स्कूटी को टक्कर मार दी गई थी, और उसके बाद वो शख्स भागा। टक्कर के बाद स्कूटी सवार युवक गिर गया और आगे वाले टायर में फंस गया, और उसके बाद कार सवार स्कूटी को बीच बाजार घसीटता रहा। पुलिस ने भी शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, और कुछ दूर चलकर स्कूटी कार सवार से अलग हो गई और कार चालक गली में भाग गया। और लेकिन बाद में पुलिस ने उसे डिटेन भी कर लिया है। और आइए फिरोजपुर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। 2 महिलाएं सड़क पर जा रही हैं, तभी पीछे से आए बाइक सवार चोरों ने पर्स पर झपट्टा मार दिया, लेकिन महिला ने भी पर्स नहीं छोड़ा। महिला जमीन पर घिसटती हुई चली गई, लेकिन चोर नहीं रुका। हार कर महिला ने पर्स छोड़ दिया और नकाबपोश चोर फरार हो गए। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। तो थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है, कुवैत के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 43 सालों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा है, और बहुत बेसब्री से वहां इंतजार भी हो रहा है। आज प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो वहां भारतीय रहते हैं कुवैत में। वहां पर इंतजार हो रहा है पीएम मोदी का। कल कुवैत के आमिर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी प्रधानमंत्री मोदी की। तो ये महत्वपूर्ण दौरा जो कि कुवैत का है, और वहां पर भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया जाएगा। भारतीय डायस्पोरा जो है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन का भी बड़ा कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत रवाना हो रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत दौरे पर जा रहा है।
पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी इस दौरे पर प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे के लिए कुवैत में खास तैयारियां की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चैटर्जी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. और पीएम मोदी के दौरे को लेकर कुवैत में भारत के राजदूत आदर्श स्वैका ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी। प्रधानमंत्री बहुत ही लंबे अंतराल के बाद 4 दशक के बाद यहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा कुवैत में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। वो खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में जा चुके हैं, बट कुवैत ही एक ऐसा देश था जो अभी तक वो नहीं यात्रा वहाँ पे नहीं की थी उन्होंने। और तीसरा बहुत अहम बिंदु ये भी है कि दोनों देशों के बीच पिछले 1 दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। तो इन सब को देखते हुए मेरा मानना है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमारे द्विपक्षीय संबंधों को बहुत एक नई दिशा देगी। और प्रधानमंत्री का ये दौरा क्यों अहम है, आइए आपको मायने समझा देते हैं क्यों अहम है ये दौरा। कुछ पॉइंट्स के जरिए डिटेल्स बताते हैं। कुवैत में दरअसल 10 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी यहां प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, साथ ही लेबर कैंप का दौरा भी करेंगे पीएम मोदी। साथ ही ये संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी पूरी दुनिया को, खास करके अरब देशों को भी हर भारतीय सरकार की प्राथमिकता है। और भारत के लिए कुवैत की अहमियत भी बहुत अहम है। भारत के लिए कुवैत की अहमियत क्या है, अब आपको ये बताते हैं। कुवैत के पास दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा तेल का भंडार है। जी हाँ, और भारत खाड़ी देशों से कुवैत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। तेल खरीदता है भारत। साल 2023-24 में दोनों देशों के बीच में $10.47 अरब का द्विपक्षीय व्यापार भी हुआ था। भारत को कच्चे तेल देने वाला 6ठा सबसे बड़ा देश कुवैत है। और प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा खास क्यों है, ये भी जान लीजिए। ये दौरा कूटनीतिक आर्थिक संबंधों को मजबूती देगा, त्रिपक्षीय संबंधों में नई दिशा का आगाज होगा और ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता का अवसर और बढ़ाएगा और मजबूत करेगा। और साथ ही जीसीसी में संबंध मजबूत करने का मौका भी मिलेगा। और कुवैत में दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो रहा है। आखिरकार ये क्यों? क्योंकि 2 दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी आज अल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी लोगों को संबोधित करेंगे। इस दौरान 5000 प्रवासी भारतीय वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके बाद गल्फ फुटबॉल ओपनिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। इसके बाद 22 दिसंबर को कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के मुलाकात भी करेंगे। साथ ही कुवैत सरकार के दूसरे नेताओं के साथ भी वो बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। जी हाँ, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। और महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए भव्य तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जी हाँ, साधु संतों का आना भी लगातार जारी है। संगम नगरी को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है और इस महाकुंभ में सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे जो श्रद्धा और आस्था को प्रगाढ़ करेंगे। संगम नगरी को भव्य तरीके से सजाया गया है। रेलवे ने श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए आपको देखिए बताते हैं कि फैसला भी लिया है, स्लीपिंग पॉड लॉन्च कर दिए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि मौनी बाबा प्रशासन से नाराज हो गए हैं, उनकी नाराजगी भी सामने आई है। और प्रयागराज जंक्शन पर स्लीपिंग पॉड की सुविधा रेल यात्रियों को उपलब्ध कराई गई है। ये रेल यात्रा के दौरान अब जंक्शन पर ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जाएगी और कुंभ में देश विदेशों से श्रद्धालु भी आते हैं। ट्रेन से यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु और आम यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस एयर कंडीशनर स्लीपिंग पॉड की सुविधा के साथ यात्रियों को मोबाइल चार्जिंग, वाईफाई और वॉशरूम की सुविधा भी फ्री मिलेगी। सर, एक प्रयागराज स्लीपिंग पॉड है, ये मेड इन जापान का कंसेप्ट है। ये यात्रियों को ठहरने के लिए कुंभ को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ पर हम लोग के यहाँ
सारा व्यवस्था है, इसके अंदर एसी की भी व्यवस्था है, लॉकर का व्यवस्था है, आपको अंदर जाएंगे तो मिरर की व्यवस्था है, ए टू जेड सारे व्यवस्थाएं, सबके लिए लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था है। और प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा, आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी की रवानगी की तस्वीरें आ रही हैं जब रवाना हो रहे हैं कुवैत यात्रा के लिए। अरब देशों को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत मायने देता है और 2 दिनों का ये खास दौरा है। भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जो अमीर है, क्राउन प्रिंस हैं, उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है और भारत और अरब देशों के बीच में संबंध कैसे मजबूत होंगे, ये एक तरह से मैसेजिंग भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की जाएगी। तो कुवैत के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवाना होते हुए दिख रहे हैं उनका विशेष विमान जिसके जरिए वो रवाना हो रहे हैं। कुवैत में पहुंचने के बाद जो भारत अरब गठबंधन है, दरअसल ये अलायंस है, किस तरह से मजबूत होगा। भारत एक बड़ा साझेदार है, एक व्यापारिक तौर पर कुवैत से एक रिश्ता रहा है, बड़ा रिश्ता रहा है। लेबर कैंप का भी दौरा होगा उनकी तरफ से। हर भारतीय सरकार की प्राथमिकता है, ये बताने की भी कोशिश है क्योंकि भारतीय समुदाय के कई लोग वहाँ पर रहते हैं, उन्हें संबोधित भी किया जाएगा। और खाड़ी देश कुवैत का शीर्ष व्यापारिक रहा है, साझेदार रहा है भारत। आपको बता दें कि 2023-24 में जो व्यापार का स्तर रहा वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, करीब $11 अरब तक पहुंचा द्विपक्षीय व्यापार। ये एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है कुवैत देश और 43 साल बाद जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं वो कुवैत का दौरा कर रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण ज़्यादा है ये दौरा अरब देशों के लिए। जब अरब देशों में इतना ज़्यादा घमासान मचा हुआ है युद्ध की वजह से, तो ऐसे में कुवैत का दौरा बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंडियन डायस्पोरा को भी संबोधित किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। वहां पर भारतीय समुदाय का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी तैयारियां की गई हैं और उसके बाद अमीर क्राउन प्रिंस से भी मुलाकात की जाएगी। कुवैत के प्रधानमंत्री मोदी की ओर से द्विपक्षीय वार्ता है, बायलैटरल टॉक्स होंगे कुवैत के साथ। 2 दिन के कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना होते हुए। और इस बीच अमेरिका के अरबपति कारोबारी इलॉन मस्क और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इन दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। मुस्कुराते हुए दोनों बातचीत भी कर रहे हैं और इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है कि दोनों का अफेयर चल रहा है। अब मस्क ने इस पर सफाई दी है। जिस अंदाज में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अमेरिका के कारोबारी मस्क को देख रही हैं और जिस अंदाज में मस्क मुस्कुरा रहे हैं, इसी अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो गई। इस तस्वीर को देखकर सोशल मीडिया यूजर सवाल पूछने लगे कि क्या मस्क और मेलोनी के बीच अफेयर चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मस्क और मेलोनी की रोमांटिक तस्वीरें भी बनाई जाने लगी। अब सोशल वर्ल्ड में ये सवाल गूंजने लगा तो एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने खुद इस पर सफाई दी। मस्क ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। यह मुद्दा सिर्फ जनता दरबार में ही नहीं बल्कि इटली के राज दरबार यानी संसद में भी उठा। इटली की संसद में जॉर्जिया मेलोनी ने इस मुद्दे पर सदन के सामने सफाई दी। मैं इटली की प्रधानमंत्री हूँ और इलॉन मस्क की दोस्त भी। ऐसी पहली प्रधानमंत्री भी जो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के लिए कानून ला रही है। मेरे कई लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन मैं किसी से ऑर्डर नहीं लेती। मैं आजाद हूँ और कोई अपने हित साधने के लिए मुझ पर दबाव नहीं बना सकता। दरअसल इटली सरकार अंतरिक्ष और एआई क्षेत्र में बड़ा विदेशी निवेश लाना चाहती है। इसी सिलसिले में स्पेस एक्स के कारोबारी एलॉन मस्क की मेलोनी से क्लोज डोर मीटिंग भी हुई थी। इसीलिए विपक्ष ने मेलोनी पर यह आरोप लगाया कि वो अपने कारोबारी मित्र को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन मस्क और मेलोनी दोनों ने अफेयर से इनकार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स के घर वापसी को लेकर। नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की घर वापसी फिर टाल दी गई है। 5 जून को विलियम्स और बुच विल्मोर स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए थे। 1 सप्ताह बाद उन्हें लौटना था, लेकिन अब नासा ने नई तारीख मार्च 2025 दे दी है।
सुनीता विलियम्स और बुल वेलमोर को अंतरिक्ष में फंसे 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। 6 जून को सुनीता अपनी टीम के साथ स्पेस स्टेशन पहुंची और उन्हें 16 जून तक धरती पर लौटना था। लेकिन स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में तकनीकी खराबी के चलते दोनों की वापसी को रोक दिया गया। स्टार लाइनर में गैस का रिसाव देखा गया था और इसी वजह से वापसी का मिशन टाल दिया गया। बीते सितंबर में स्टार लाइनर को बिना क्रू मेंबर के ही धरती पर लाया गया था। नासा ने कहा है कि सुनीता विलियम्स और बच वेलमोर को मार्च 2025 में वापस लाया जाएगा। नए कैप्सूल को लॉन्च करने में हो रही देरी के कारण सुनीता विलियम्स और वेलमोर की वापसी अटकी है। पहले फरवरी 2025 में वापसी का टारगेट रखा गया था, लेकिन नासा और स्पेस एक्स के क्रू 10 मिशन लॉन्च करने में देरी हो रही है। इस मिशन के लिए नए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बनाने का काम चल रहा है। इस कैप्सूल में 4 लोग स्पेस स्टेशन जाएंगे। स्पेसक्राफ्ट के फैब्रिकेशन, असेंबली, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन में थोड़ा समय लगता है। जब तक ये कैप्सूल तैयार नहीं हो जाता और 4 लोग इसे लेकर स्पेस स्टेशन नहीं पहुंचते, तब तक सुनीता और बुच की वापसी नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद धक्का मुक्की पर TV9 से बोले हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। घटना के लिए सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह की ओर से, कांग्रेस के नेता की ओर से ये कहा गया है। तो पार्लियामेंट के अंदर जो व्यवस्था बनाने के लिए पहले वॉच एंड वार्ड स्टाफ कहते थे, अब सिक्योरिटी है, उसको उसमें जो अधिकारी है जिम्मेदार, वो उसको तो ये भांप लेना चाहिए था कन्फ्रंटेशन होगा, तो व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो ये उसकी असफलता है और उसको तत्काल यहाँ से हटाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सर, राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो गई है। बकवास है। तो ये थे दिग्विजय सिंह, जिनका कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें, माफ़ी मांगे, और जिस तरीके से कल कन्फ्रंटेशन हुआ उसको, जो पहले वॉच एंड वार्ड की व्यवस्था थी, जो लोग सुरक्षा को हैंडल करते थे संसद भवन परिसर में, उनकी जगह CISF को लाया गया है, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। विजय चौक से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष। और कुमार विक्रांत ही हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। कुमार, दिग्विजय सिंह ने बड़ा सवाल उठाया है, जो सिक्योरिटी लैप्सेस थे इसमें सुरक्षा अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी CCTV का सामने आना जरूरी है। और अब अभी कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखिए, दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उनका ये कहना है कि पहले जो वॉच एंड वार्ड की व्यवस्था होती थी, जिसे पार्लियामेंट्री सुरक्षा कहा जाता था, उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती थी। वो ट्रेंड लोग होते थे, उनको ट्रेनिंग मिली हुई होती थी, सांसदों को कैसे हैंडल करना है उनको बेहतर तरीके से आता था। अब जो सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें CISF के जवानों को रखा गया है, वो ट्रेंड नहीं है, सांसदों को कैसे टैकल कर रहे हैं उनको नहीं जानकारी है। और उनका ये भी कहना है कि जब दिखाई पड़ रहा था कि दोनों तरफ से कन्फ्रंटेशन हो सकता है, ये दोनों पक्ष सामने सामने आ सकते हैं, ऐसे में जो अभी की सुरक्षा व्यवस्था है, इन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, कोई प्रिकॉशन या सावधानी क्यों नहीं बरती, कोई तैयारी क्यों नहीं की। इसलिए इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जांच करके एक्शन लिया जाए। और जहां तक पूरे मामले की जांच की बात है, वो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच को दे दी गई है और क्राइम ब्रांच इस मामले में स्पीकर से बात करने के बाद अगला कदम उठाएगा, जो कि संसद भवन परिसर का मामला है और बिना स्पीकर की अनुमति के कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार आपका जानकारी देने के लिए।